हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने पर विचार कर रहे जहाज मालिकों के लिए न सिर्फ पानी के ऊपर हमलों का खतरा ही मुख्य धारा बना हुआ है, बल्कि पानी के नीचे बिछाई गई बारूदी सुरंगें उनका काल साबित हो सकती हैं। ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों ने बारूदी सुरंगों की संख्या और उनसे उत्पन्न खतरे के स्तर के बारे में विरोधाभासी बयान दिए हैं। एक और जहां अमेरिका अपने उन्नत टोही विमानों का इस्तेमाल कर लैंडमाइन तलाशने में कर रहा है, तो वहीं ईरान अब हॉर्मुज में अपनी डॉल्फिन ब्रिगेड उतारने जा रहा है। इसके लिए अमेरिका पहले से कितना तैयार है, ईरान ने कैसे हासिल की डॉल्फिन की फौज, कितनी खतरनाक हो सकती है पानी के अंदर की ये जंग, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला करने के लिए और पानी के अंदर माइंस बिछाने के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकता है। ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब ईरानी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है और डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के एक और शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में दुश्मन के जहाजों पर हमला करने के लिए बारूदी सुरंगों से लैस डॉल्फिन को तैनात करना शामिल हो सकता है। ये रिपोर्ट काफ़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है और हो सकता है कि अमेरिकी अखबार की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो। ये रिपोर्ट उस घटना की याद दिलाता है जब दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट से अमेरिकियों के मन में जापानियों के लिए नफरत भर दी थी और उसी का फायदा उठाकर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति की राय, आइए जानते हैं। हॉर्मुज में माइंस बिछाने वाली किसी भी ईरानी नाव या साधन, चाहे वह जैविक हो या मशीन हो, उसको देखते ही मार गिराया जाएगा। तो क्या डॉल्फिन के जरिए माइंस बिछाने की तैयारी कर रहा ईरान? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब ईरान ने सैन्य रूप से प्रशिक्षित डॉल्फिन के इस्तेमाल पर विचार किया हो। ईरान ने वर्ष 2000 में सोवियत नौसेना से ऐसे जानवर हासिल किए थे। उस समय उन्हें अपनी पीठ से जुड़े वृक्षों का उपयोग करके लक्ष्यों पर हमला करने और विस्फोटकों से जुड़े मिशनों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित बताया गया था, जिसमें दुश्मन के जहाजों के खिलाफ संभावित कामिकेज यानी आत्मघाती शैली के हमले भी शामिल थे। इन कार्यों को करने में ये समुद्री जीव इंसानों से काफ़ी आगे हैं। तेहरान में नाकाबंदी को युद्ध के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि युद्ध के एक अलग रूप के रूप में देखा जा रहा है। नतीजन ईरानी नीति निर्माता जल्द ही नए सिरे से संघर्ष को लंबे समय तक नाकाबंदी सहने की तुलना में कम खर्चीला मान सकते हैं। डॉल्फिन रणनीति के अलावा ईरान जलमार्ग में पनडुब्बियां भी तैनात कर सकता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने जलडमरू मध्य से गुजरने वाले प्रमुख फोन केबलों को काटने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक इंटरनेट संचार बाधित हो सकता है और तनाव और बढ़ सकता है। तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट क्या लंबे समय तक रहेगा बंद? आइए इसे भी समझते हैं। असल में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने पर विचार कर रहे जहाज मालिकों के लिए पानी के ऊपर हमलों का खतरा ही मुख्य बाधा बना हुआ है, न कि पानी के नीचे बिछाई गई बारूदी सुरंगें। अमेरिकी अधिकारियों ने बारूदी सुरंगों की संख्या और उनसे उत्पन्न खतरे के स्तर के बारे में विरोधाभासी बयान दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी ईरानी नाव को गोली मारकर नष्ट करने का आदेश दिया है। अमेरिकी सेना अब इन्हीं लैंड माइंस को हटाने के लिए अपने अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग शुरू कर दी है। उसके इस ऑपरेशन का हिस्सा सी लायन और डॉल्फिन भी हो सकता है। समुद्र में जैविक उपकरणों जैसे डॉल्फिन का उपयोग करना तकनीकी रडार और सोनार को धोखा देने का एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि ये जीव प्राकृतिक होते हैं और इन्हें शोर समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। वैसे तो अमेरिका सेना ईरान के महत्वपूर्ण जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने की क्षमता को लेकर चिंतित है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कहा कि बारूदी सुरंगें जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा नहीं, बल्कि एक मामूली परेशानी है। फिर भी विश्लेषकों का कहना है कि जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले केंद्रीय मार्ग का उपयोग फिर से शुरू करने के लिए जहाजों को बारूदी सुरंगों को हटाना आवश्यक है, ताकि वे धीमे और अधिक भीड़भाड़ वाले ईरानी मार्गों का उपयोग न करें। अमेरिकी नौसेना के पास बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, तटीय युद्धपोत, समुद्री ड्रोन और यहाँ तक कि अपने समुद्री कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित डॉल्फिन भी शामिल है। ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए समुद्री ड्रोन भी तैनात करती है। हम नौसेना के किसी भी जानवर को अपने कर्मियों से ज़्यादा किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालते। हम सब साथ मिलकर काम करते हैं और यह एक कठिन काम है, लेकिन हम जानवरों को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालते। 2003 में इराक युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस पहने नौसेना की एक डॉल्फिन बारूदी सुरंगों को हटाने का काम कर रही है। दुश्मन के गोताखोरों के लिए कैसे काल बनती है डॉल्फिन फौज, आइए इसे समझते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट से मिले ताजा साक्ष्यों से पता चला है कि रूसी नौसेना ने
प्रशिक्षित डॉल्फिन मछलियों की सेना को वर्ष 2018 के अंत में अपने टार्टस नेवल बेस पर तैनात किया था। इस नेवल बेस पर सीरिया में युद्ध के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बियों को तैनात कर रखा है। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉल्फिन का इस्तेमाल दुश्मनों के गोताखोरों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, जो युद्धपोत को बंदरगाह के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूस अपनी पनडुब्बियों की मदद से सीरिया पर मिसाइल हमले कर रहा है। तो क्या खुफिया मिशन को अंजाम दे सकती है डॉल्फिन सेना? लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन डॉल्फिन को ऐसे ट्रेंड किया गया है कि वे समुद्र की सतह पर गिरी किसी भी चीज को ढूंढ कर निकाल लाती हैं। इन डॉल्फिन्स को ऐसे ट्रेंड किया गया है कि वे समुद्र की सतह पर गिरी किसी भी चीज को ढूंढ निकाल लाती हैं, साथ ही खुफिया मिशन को अंजाम दे सकती है। सीरिया में तैनात डॉल्फिन को क्रीमिया के पास काला सागर में स्थित सेवास्तोपोल अड्डे से भेजा गया है। यह भी संभावना है कि ये सील भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना डॉल्फिन की है। रूस ने इन किलर डॉल्फिन मछलियों को सीरिया में क्यों तैनात किया है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। नौसेना के लिए काम करने वाली डॉल्फिन और सी लायन का शारीरिक मापदंड क्या होता है, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। अमेरिकी नौसेना में भर्ती जानवरों की खासियतें। बॉटल नोज डॉल्फिन, लंबाई आमतौर पर 2 मीटर से 4 मीटर, वजन लगभग 150 से 650 किलोग्राम। विशेषता, बारूदी सुरंग तलाशने में माहिर। मुख्य रूप से इनके शक्तिशाली जैविक सोनार के कारण बारूदी सुरंगों का पता लगाने में सिद्धहस्त। कैलिफोर्निया सी लायन, लंबाई नर 2 से 2.5 मीटर, वजन नर 270 से 360 किलोग्राम, लंबाई मादा 1.5 से 2 मीटर, वजन 90 से 180 किलोग्राम। विशेषता, सी लायन की कम रोशनी में देखने की क्षमता, दिशात्मक श्रवण शक्ति काफी बेहतर, खोए हुए उपकरणों को खोजने में कुशल। चयन के मुख्य आधार, स्वास्थ्य, नियमित शारीरिक परीक्षण और बेहतरीन मेडिकल देखभाल। बुद्धिमत्ता और व्यवहार, जटिल कार्यों को सीखने का हुनर, खुले समुद्र में प्रशिक्षकों के पास वापस आने की क्षमता। अनुकूलनशीलता, परिवहन विमानों जहाजों के दौरान शांत रहना, विभिन्न तापमानों में काम करने की क्षमता। सबसे पहले डॉल्फिन ब्रिगेड किसने बनाई, ये बात भी समझ लेना निहायत जरूरी है। तो आइए जानते हैं। असल में रूस ने समुद्र में अपने शत्रुओं से निपटने के लिए डॉल्फिन मछलियों की एक सेना बनाई है। ये डॉल्फिन सेना अब सीरिया में शत्रुओं से लुहार ले रही है। यही नहीं, रूस अब व्हेल और सील को भी जंग के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। सुपर पावर रूस ने दुनिया भर में जंग जीतने के लिए बेजोड़ हथियार निकाला है। अपने परमाणु हथियारों से पूरी पृथ्वी को कई बार तबाह करने की क्षमता रखने वाला रूस अब दुनिया के सबसे बुद्धिमान मछलियों में शुमार डॉल्फिन के सहारे युद्ध जीतने में लग गया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों का खुलासा हुआ है कि रूस ने गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में अपनी पनडुब्बियों के साथ प्रशिक्षित डॉल्फिन मछलियों को भी तैनात किया है। कार्यक्रम के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सैम रिजवे को बड़े पैमाने पर समुद्री स्तनधारी चिकित्सा के संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है। साथ ही समुद्री स्तनधारी अनुसंधान समुदाय के मन में डॉल्फिन और समुद्री शेरों को कैद में रखने को लेकर मिली जुली भावना है और कुछ लोगों को तो इन समुद्री स्तनधारियों को सेना के मिशन में इस्तेमाल करने को लेकर और भी मजबूत भावना है। रूस की यह सेना सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती थी। इसका पता तब चला जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक स्विमिंग पूल में इन डॉल्फिन के साथ देखे गए थे। उससे कई साल पहले रूसी सेना ने डॉल्फिन की आपूर्ति के लिए एक टेंडर जारी किया था, जो इत्तेफाक से लीक हो गया। फिर भी लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। इसको गंभीरता से तब लिया गया जब व्लादिमीर पुतिन के साथ एक डॉल्फिन देखी गई थी। आखिर और क्या क्या पाल रहा है रूस, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या व्हेल मछलियों और सील को प्रशिक्षित कर रहा है रूस, आइए इसे भी समझते हैं। रूसी नौसेना का एक और मरीन मैमलर प्रोग्राम आर्कटिक क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ पर बेलुगा व्हेल मछलियों और सील को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर व्हेल मछली उस समय निकलकर भागी थी जब कुछ व्हेल मछलियों को ओलेनाया गुबा सबमरीन बेस ले जाया जा रहा था। ओलेनाया बेस पर ही रूस की जासूसी पनडुब्बियां स्थित हैं। बेलुगा व्हेल मछलियां डॉल्फिन की तुलना में बड़ी और धीमी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन ये मछलियां आर्कटिक के बर्फीले पानी में ज़्यादा कारगर हैं। घातक सील किसी भी गोताखोर के हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। ओलेनाया बेस के पास ही रूस ने एक ब्रीडिंग सेंटर बना रखा है, जिसमें इन मछलियों को पैदा किया जाता है। युद्धपोत ऐसी स्थिति में हमेशा उपयोगी नहीं होते, खासकर जब दुश्मन ड्रोन या डॉल्फिन जैसे छोटे और घातक साधनों का उपयोग जलडमरू मध्य जैसे संकीर्ण रास्तों में कर रहा हो। रूस की नौसेना ने अमेरिका के जवाब में 1990 के दशक में मरीन मैमलर प्रोजेक्ट शुरू किया था। रूस के इस प्रोजेक्ट ने उस समय दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा जब बेलुगा नाम व्हेल मछली अप्रैल 2019 में नॉर्वे पहुंची। इस व्हेल मछली को व्लादिमीर नाम दिया गया था।
ये व्हेल मछली रूस की नौसेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम से बचकर निकली थी। अब रूस ने युद्धग्रस्त सीरिया के पास अपनी डॉल्फिन सेना को तैनात किया है। रूस को डर सता रहा है कि दुश्मन के समुद्र के रास्ते पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। मछलियों की फौज बनाने पर रूस, अमेरिका, ईरान में कितनी होड़ मची हुई है, आइए इसे भी समझते हैं। सीरिया में तैनाती के बाद रूस बहुत तेजी से अपने मरीन मैमल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि रूस के अलावा अमेरिका और ईरान भी बहुत तेजी से मरीन मैमल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का मरीन मैमल प्रोग्राम वर्ष 1959 में ही शुरू हो गया था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के पॉइंट लोमा इलाके में है। यहाँ पर डॉल्फिन और सी लायन को ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिकी नौसेना की डॉल्फिन सेना समुद्र के अंदर बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगा लेती है और उसकी अपने प्रशिक्षक को सूचना देती है। सैन्य उपयोग के लिए समुद्री जीव का उपयोग एक जटिल क्षेत्र है। वे इसे समुद्री पारिस्थितिकी के लिए एक नया खतरा मानते हैं और तर्क देते हैं कि संघर्ष के क्षेत्रों में डॉल्फिन का उपयोग उनकी आबादी और समुद्री सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है। अमेरिकी नौसेना समुद्र के भीतर बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए मुख्य रूप से बोटलोज डॉल्फिन का उपयोग करती है। इसे यूएस नेवी मैरीन मामला प्रोग्राम कहा जाता है, जो सैन डिएगो में स्थित है। डॉल्फिन अपनी प्राकृतिक सोनार क्षमता, जिसे इको लोकेशन कहते हैं, का उपयोग करती है और गहरे या गंदे पानी में भी दबी हुई बारूदी सुरंगों को ढूंढ लेती है। जब डॉल्फिन किसी सुरंग का पता लगाती है तो वे अपने प्रशिक्षकों को संकेत देती हैं कि उस स्थान पर मार्कर लगा देती हैं ताकि गोताखोर या रिमोट से चलने वाले वाहन उसे निष्क्रिय कर सके। डॉल्फिन के अलावा नौसेना कैलिफोर्निया सी लायन का उपयोग भी पानी के नीचे गिरी हुई छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने और उन्हें पकड़कर ऊपर लाने के लिए करती हैं। लगे हाथ हम आपको वो भी बता देते हैं कि डॉल्फिन बारूदी सुरंगों को नष्ट नहीं करती, बल्कि केवल उन्हें खोजकर मार करती हैं। डॉल्फिन ध्वनि की तरंगें उत्सर्जित करती है, जिन्हें हम क्लिक कहते हैं। ये क्लिक पानी के भीतर के वातावरण में यात्रा करती है और पानी के भीतर की वस्तुओं से टकराकर प्रतिनिधित्व उत्पन्न करती है। 1965 में डॉल्फिन टफी को एक ध्वनिकरण उपकरण को पुनः प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अमेरिका ने अपना यूएस नेवी मैरीन मामला प्रोग्राम कब और कहां शुरू किया था, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी नौसेना ने वर्ष 1959 में अपना समुद्री स्तनधारी कार्यक्रम शुरू किया। एक डॉल्फिन के साथ शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन करना शुरू किया कि ये जीव कितनी तेजी से तैर सकते हैं, ताकि जहाजों और टॉरपीडो के प्रदर्शन में सुधार किया जा सके। 67 साल बाद इस कार्यक्रम में लगभग 120 समुद्री जीव हैं, जिन्हें बारूदी सुरंगों और अन्य पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और आज ये कार्यक्रम डॉल्फिन, बायो सोनार और इन जीवों के लिए सर्वोत्तम पशु चिकित्सा देखभाल पद्धतियों पर शोध में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये कार्यक्रम नौसेना के जानवरों को असाधारण परिस्थितियों में सरल काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है। उनके लिए दुश्मन के गोताखोरों और तैराकों या पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन अथवा दुश्मन की बारूदी सुरंगों का पता लगाना, लक्ष्य ढूंढना आसान है। ये जानवर स्वाभाविक शिकारी होते हैं, हम बस उनके शिकार करने के तरीके को बदल देते हैं। नौसेना की समुद्री स्तनधारी कार्यक्रम पर एक नज़र, जो अब अपने 67वें वर्ष में है और डॉल्फिन अन्य जानवरों को पानी के भीतर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करता है और उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। हाल ही में इस कार्यक्रम के तहत समुद्री शेरों को वीडियो गेम खेलना भी सिखाया गया है, जो इन जीवों में संज्ञानात्मक संवर्धन को बेहतर ढंग से समझने के प्रयासों का एक हिस्सा है। शैक्षिक गेमिंग सत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें ढेर सारी हेरिंग मछलियां इनाम के तौर पर दी जाती हैं। 2023 में कैलिफोर्निया का एक समुद्री शेर अपनी थूथन का उपयोग करके एक खेल खेल रहा है, जिसे नौसेना के वैज्ञानिकों ने समुद्री स्तनधारियों के संज्ञानात्मक संवर्धन पर अपने शोध के हिस्से के रूप में बनाया था। एक धूप भरी सुबह डॉल्फिन इधर उधर तैर रही थी और कभी कभी उछल कूद कर हवा में छलांग लगा रही थी, जबकि देखभाल करने वालों की एक टीम जानवरों को खाना खिला रही थी और उनके साथ काम कर रही थी। इस कार्यक्रम के वैज्ञानिक पक्ष को 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें डॉल्फिन की उम्र बढ़ने के विज्ञान पर कार्यक्रम के काम की पड़ताल की गई थी, जिसे 57 वर्षीय नौसेना डॉल्फिन ब्लू के दृष्टिकोण से बताया गया था। डॉल्फिन को समुद्री मांस का पता लगाने या उन्हें स्थापित करने के लिए उपयोग करना एक पुरानी सोवियत रणनीति है, जिसे ईरान अब अमेरिकी तकनीकी श्रेष्ठता के खिलाफ एक लो कॉस्ट, कम खर्चीले विकल्प के रूप में अपना रहा है। डॉल्फिन जैसे मुद्दों को बड़ा चढ़ाकर पेश करना संघर्ष की आग में घी डालने जैसा है, जो कूटनीति के रास्ते बंद कर सकता है। इनको क्यों पाला जाता है, जरा इसे भी समझ लीजिए।
यूएस नेवी मैरीन मामला प्रोग्राम यानी NMMP एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूएस नेवी चलाती है। ये प्रोग्राम समुद्री जीवों, मुख्य रूप से बॉटल नोज डॉल्फिन और कैलिफोर्निया सी लायंस के फौजी इस्तेमाल का अध्ययन करता है और इन जानवरों को जहाज़ों और बंदरगाहों की सुरक्षा, बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें हटाने और साजो सामान को वापस लाने जैसे काम करने के लिए ट्रेनिंग देता है। ये प्रोग्राम सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में स्थित है, जहाँ इन जानवरों को रखा जाता है और लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। NMMP की जानवरों वाली टीमों को लड़ाई वाले इलाकों में इस्तेमाल के लिए भेजा गया है, जैसे कि वियतनाम युद्ध और इराक युद्ध के दौरान। इस प्रोग्राम को जानवरों के साथ किए जाने वाले बर्ताव और इसके मिशन और ट्रेनिंग के तरीके को लेकर लगाए जाने वाले अंदाजों की वजह से काफ़ी विवादों का सामना करना पड़ा है। इसकी एक वजह कम से कम कुछ हद तक इस प्रोग्राम की गोपनीयता भी रही है, जिसे 1990 के दशक की शुरुआत में सार्वजनिक किया गया था। इस प्रोग्राम की शुरुआत से ही जानवरों के कल्याण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं और फौजी कामों में समुद्री जीवों के इस्तेमाल का विरोध होता रहा है। यहाँ तक कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने जैसे उन कामों में भी, जिनमें सीधे तौर पर लड़ाई शामिल नहीं होती, अपनी जानवरों की देखभाल के मानकों के बचाव में नेवी बाहरी निगरानी